आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जेटेट का वीडियो सीरीज में आज आपका क्लास होने वाली है अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपका जीएस सेक्शन जो पूछा जाएगा आपका पेपर 1 में, वहाँ पर ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ जो सोशल साइंस का टीचर बनने वाले हैं जेटेट पेपर 2 में, उनके लिए ये टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन इस प्रकार के टॉपिक से आपको कवर हो जाएगा जो डेली बेसिस पर आपके लिए क्लास लिया जा रहा है। इससे पहले हम लोग बैटल ऑफ प्लासी को कंप्लीट कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर लेंगे। उसका थ्योरी और एमसीक्यू दोनों आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग बक्सर का युद्ध जो है बैटल ऑफ बक्सर का थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे और फिर कल इसका एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में बैटल ऑफ बक्सर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 1757 में आपका क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का वार हुआ था। और जस्ट उसका 7 साल बाद 1764 में क्या होता है, आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है। और जैसे कि आपको पता है कि प्लासी की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई साबित हुआ अंग्रेजों को यहाँ पर उपनिवेश स्थापित करने में। उसी प्रकार से जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर की लड़ाई है, ये भी एक निर्णायक वार साबित हुआ। किस चीज के लिए? इंडिया में, या हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया को उपनिवेश बनाने में बैटल ऑफ बक्सर का काफी हद तक रोल रहा। अगर बैटल ऑफ बक्सर का परिणाम अलग होता तो आपका इंडिया का भविष्य भी अलग होता। तो सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा जाता है उन सारे चीजों को हम हाईलाइट करेंगे। पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैटल ऑफ बक्सर किस दिन को हुआ था। तो आप ये एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बक्सर एक जगह का नाम है, वहां पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। अब इसमें कौन कौन सा पार्टी शामिल था, तो आप ध्यान देंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ टोटल 3 राजाओं का संयुक्त सेना था। कितना? वर्सेस, यहाँ पर वर्सेस होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस 3 पावरफुल इंडियन रूलर उस टाइम का आपस में लड़े थे। बट दुख की बात यह है कि इसमें भी भारतीय राजाओं की हार हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें भी विजयी हो गया था। तो वो 3 शक्तिशाली भारतीय रूलर कौन कौन था? सबसे पहला था आपका बंगाल के नवाब मीर कासिम, सेकंड था अवध का नवाब सुजाउद्दौला और थर्ड था मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में कौन से 3 राजा शामिल था। तो पहला आप याद रखिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम शामिल थे। सेकंड में कौन थे आप? अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और थर्ड में था आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों ने एक साथ एकता का परिचय देते हुए ईस्ट इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी। बट इस लड़ाई में भी भारतीय राजाओं की हार हुई थी। सारा चीज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस युद्ध का कारण क्या था। कोई भी लड़ाई अगर लड़ी जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो सबसे पहला कारण इस युद्ध के पीछे वो था आपका मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष चल रही थी, उसके कारण मीर कासिम इसमें शामिल हुआ था। हम लोग क्या जानते हैं कि 1757 में कौन राजा था? बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला। फिर रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में प्लासी की लड़ाई होती है और सिराजुद्दौला का हार होती है, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। फिर किसको राजा बना दिया जाता है? मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। अब आप एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, कि अब आप इतिहास को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पहले आप प्लासी की लड़ाई पढ़े और वहां पर आप देखें कि सिराजुद्दौला को हरा करके मीर जाफर को राजा बना दिया गया। और अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम बना। और फिर मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई होती है और फिर बाकी की कहानियां चलती रहेगी। तो इस प्रकार अगर आप डेली बेसिस पर रेगुलर रहेंगे तो चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। और जब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं तब वो आपका दिमाग में लंबे समय तक रहता है और लंबे समय तक उसको क्या कर सकते हैं आप, उसके बेसिस पर आप महल खड़ा कर सकते हैं अपना नॉलेज का। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया क्यों आखिर मीर कासिम लड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। क्योंकि ब्रिटिश जो है काफी बढ़ते हस्तक्षेप यानी हर काम में हस्तक्षेप करने लगा था। इससे पहले हम लोग बताए थे कि मीर जाफर को कठपुतली बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो चीज डिमांड करते थे वो सारा चीजें मीर जाफर को पूरा करना होता था अंग्रेजों के लिए। तो यहाँ पर ज्यादा हस्तक्षेप होने के कारण मीर कासिम जो है वार में शामिल हुआ और एक संघर्ष चल रहा था। सेकंड पॉइंट क्या था कि राजस्व और व्यापार में विवाद। तो मीर कासिम क्या था? राजस्व व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया,
जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी के साथ टकराव हुआ। अब ब्रिटिश तो चाहते नहीं थे कि यहाँ के लोगों का भलाई हो, बट मीर कासिम क्या चाहते थे कि जो अपना लोकल अपना जो राजतंत्र है उसको वहाँ के लोगों को सुविधा दे, और इसके खिलाफ थे ब्रिटिश। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या हुआ, टकराव हुआ। अब हम लोग आते हैं अवध और मुगल सम्राट का समर्थन। अब मीर कासिम ने क्या किया, अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा बांधा। और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि अवध और मुगल सम्राट ये दोनों भी चाहते थे कि अंग्रेज जो है अब देश से बाहर हो जाए, बट तब तक काफी देर हो चुका था। प्लासी की लड़ाई के बाद 7 साल बीत चुका था। उस टाइम तक भी मुगल सम्राट को और बाकी राजाओं को यह समझ में नहीं आया था कि अंग्रेज यहाँ क्यों आया है। और इससे पहले कि अगर आप जेटेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपको 15 टेस्ट सीरीज और ई नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जो कोर्सेज लॉन्च हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में आपको साइंस एंड मैथ, और पेपर 2 में सोशल साइंस, और साथ ही साथ दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है जिसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और युद्ध के कारण आपको समझ में आ गया कि आखिर ये युद्ध क्यों लड़ा गया, ये वार क्यों हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बक्सर का युद्ध हुआ इसमें कौन कौन सा व्यक्ति इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। तो पहला तो आपको नाम याद हो गया होगा अभी तक, मीर कासिम, जो बंगाल के नवाब थे, और इसने क्या किया, ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा खोला। और मीर कासिम को साथ देने के लिए कौन कौन से नवाब आए। दूसरा था आपका शुजाउद्दौला, जो कहाँ के नवाब थे, अवध के नवाब थे। और थर्ड पार्टी कौन आए, शाह आलम सेकंड, जो कौन थे, मुगल सम्राट थे उस टाइम। और इन तीनों का गठबंधन ने मिल करके ईस्ट इंडिया के खिलाफ क्या, युद्ध किया। और जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम जो लीडरशिप दिया था, किसने दिया था, हेक्टर मुनरो। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साइड से प्रतिनिधित्व किसने अंग्रेजों के साइड से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। तो अंग्रेजों के साइड से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, हेक्टर मुनरो था। और ये तीनों का गठबंधन सेना था, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। जिस प्रकार से आपको नोट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिस प्रकार का स्टाइल से प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप 1-2 बार देखने के बाद ही आपके दिमाग में ये छप जाएगा, ये सारे चीजें एकदम टू दी पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आपको बताया जा रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर सीक्वेंस में होता है कोई भी चीज, कोई भी घटना घटित होता है तो उसका क्या रहता है, एक सीक्वेंस रहता है, एक के बाद एक होता है। तो हम लोग यहाँ युद्ध की घटना को देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध की तारीख है ये। और ये आज के डेट में बक्सर कहाँ पर सिचुएटेड है, बिहार में सिचुएटेड है। हम लोग सभी जानते हैं बक्सर। 3 सेनाओं का सम्मिलित प्रयास इसमें क्या होती है, पहली बार देखने को मिलता है कि एक मास लेवल में 3 इंपॉर्टेंट रूलर, 3 इंपॉर्टेंट पावरफुल इंडियन रूलर एक साथ ईस्ट इंडिया के खिलाफ आवाज बुलंद किए, ब्रिटिशों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया। और तीसरा इसमें हम लोग क्या घटना में देखते हैं कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, और उसने क्या परिचय दिया, कुशल रणनीति से युद्ध जीता। अगर हम लोग आपको बताएं कि आखिर ये युद्ध में इन तीनों का इतना बड़ा सेना होने के बावजूद ये युद्ध भारतीय राजा क्यों हार गए, क्योंकि भारतीय राजाओं के पास कुशल रणनीति नहीं था कि हम लोग युद्ध को कैसे जीते। बट यहाँ पर हेक्टर मुनरो क्या किया, एक बहुत ही स्किल्ड वे से क्या किया, वार को जीता। इसका परिणाम हम लोग देख लेंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ। जैसे इस युद्ध में भारतीयों का हार होता है, भारतीय राजाओं का हार होता है, तो उसके बाद क्या हो जाती है, बक्सर का युद्ध क्या करता है, ब्रिटिश के विजय हो जाता है। इसमें बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ। और इसी के बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इसके स्क्रीनशॉट भी आप रख लेंगे। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीचिंग एग्जाम्स में, ना कि सिर्फ टेट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में भी पूछा गया, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इलाहाबाद संधि के बारे में। तो इलाहाबाद इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद का संधि किस किस राजा के बीच हुआ था, इलाहाबाद की संधि का टाइमलाइन क्या है, इलाहाबाद का संधि कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध में हार के बाद आपका इलाहाबाद का संधि हुआ था। तो युद्ध के बाद क्या होती है कि इलाहाबाद संधि के माध्यम से ब्रिटिश क्या करता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना, प्लासी की लड़ाई से सिर्फ और सिर्फ बंगाल मिला था, अंग्रेजों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ बंगाल था। बट जैसे ही बक्सर के युद्ध में भारतीय राजाओं की हार होती है तो अंग्रेजों के झोला में कौन कौन सा स्टेट्स आ जाता है, बंगाल तो था ही, बंगाल भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है। और इन तीनों का दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिया। यानी कि आप टैक्स वसूल सकते हैं अंग्रेज इन तीनों जगह पर किसी भी राजाओं के दखलंदाजी के बिना। पहले क्या होता था कि जैसे बंगाल में टैक्स वसूल कैसे होता था, तो पहले क्या था, मिर्जाफर टैक्स वसूल करता था और अंग्रेजों को पहुंचाता था उसका रकम, हिस्सा।
उसी प्रकार से मीर कासिम टैक्स वसूल करता था। बट अब क्या हो गया, पूरा का पूरा दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया किसको, अंग्रेजों को। तो इलाहाबाद की ये प्रथम संधि किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को हुआ। तो आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। कब हुआ, 12 अगस्त 1765 में हुई। यह संधि बंगाल के इतिहास में एक जुगांतकारी घटना थी, क्योंकि कालांतर में इससे क्या होता है, इससे उन प्रशासकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिससे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट संधि हो जाता है जो ब्रिटिश के पूरा का पूरा फेवर में था, कि तीनों स्टेट्स का आपका क्या हो जाता है दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेता है। और इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को होती है। अब हम लोग सेकंड देखेंगे कि शुजाउद्दौला की तो हार हो जाती है, हम लोग देखे इससे पहले ही। तो अवध के नवाब को हार का सामना करना पड़ा और इसने भी क्या किया, ब्रिटिशों के साथ संधि कर लिया। उसी प्रकार से मीर कासिम को तो पराजय हो ही गया और वो भाग कर कहाँ चले गए, अवध चले गए। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, थोड़ा डीप में अगर पूछेगा, कि बक्सर के युद्ध में हार के बाद मीर कासिम कहाँ भाग गए। तो मीर कासिम कहाँ चले गए, अवध चले गए। शाह आलम सेकंड की क्या होता है कि मुगल सम्राट को ब्रिटिश संरक्षण में इलाहाबाद में रहने की अनुमति दी गई। यानी कि शाह आलम द्वितीय किसके संरक्षण में आ गया, ब्रिटिश के संरक्षण में आ गया। जो मुगल साम्राज्य इतना पावरफुल था वो क्या कहाँ पहुंच गया, ब्रिटिश के संरक्षण में पहुंच गया। अब इसका अगर हम लोग इंपॉर्टेंस को देखें बक्सर की वार का, तो पहला कि इससे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो जाती है और ज़्यादा इसका फैलाव होती है। पहले बंगाल पे धीरे धीरे फैलता जाता है प्लेग की तरह। फिर राजस्व में नियंत्रण हो जाती है, रेवेन्यू में कंट्रोल हो जाती है। ब्रिटिश को कहाँ कहाँ का रेवेन्यू कंट्रोल पावर मिल जाता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, जिससे ब्रिटिशों का आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और बाकी के स्टेट्स को भी वो क्या करते हैं, फिर बाकी के स्टेट्स को भी जो जीतते हैं उसमें इसका एक अहम भूमिका होती है। क्योंकि सिंपल मान लीजिए कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस से आपका प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को आप दूसरा बिजनेस में लगाएंगे, तीसरा में लगाएंगे, तो आपका बिजनेस ज़्यादा फैलेगा। उसी प्रकार से अंग्रेजों के साथ ये हुआ। पहले बंगाल जीता, बंगाल के पैसे का यूज किया बाकी स्टेट्स को जीतने में, बाकी स्टेट जब आया तो पूरा इंडिया को गुलाम बना दिया। फिर अगर थर्ड देखें हम लोग, थर्ड इंपॉर्टेंस कि भारतीय शासकों की निर्भरता। तो भारतीय शासकों की ब्रिटिशों पर निर्भरता बढ़ी, जिससे उनका स्वतंत्र अस्तित्व में खतरा पड़ा। फिर हम लोग आगे और भी जितने भी सेशंस होंगे, प्रशासनिक सुधार भी है इसमें। और एक पॉइंट कि ब्रिटिशों ने अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सुधार किए, जिससे उसके शासन क्षमता में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से बक्सर का युद्ध एक इंपॉर्टेंट मोड़ था भारतीय इतिहास में, जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया, भारतीय राजाओं को कमजोर बनाया और भारत की स्थिति दिन ब दिन गिरते गई। और कल हम लोग देखेंगे बक्सर के युद्ध पर आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। साथ ही साथ ये भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछा जाता है। और जाने से पहले आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। एग्जामिनर एप्लीकेशन में बहुत सारा फ्री इनिशिएटिव भी है, उन सारे इनिशिएटिव को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली पेड लेंगे तो ही आपको कुछ मिलेगा। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आपके काम की है, जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, आपको डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।